नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो है बैंस्को। बैंस्को कहाँ है? बुल्गारिया में, याद रखिएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इसके आसपास में सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से, यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये ब्लैक सी के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला आर्टिकल, भारत के गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में भारत में आधार जो है वो अविश्वसनीय साबित हो रही है, ऐसा मूडीज कह रहे हैं। मूडीज कौन है? तो मूडीज जो है वो ग्लोबल रेटिंग मेजर इन्वेस्टर्स के संबंधित है। ठीक है, तो मूडीज याद रखिएगा। इसमें मुख्यतः कहा जा रहा है जो आधार कार्ड है वो भारत के ह्यूमिड और हॉट कंडीशन में अव्यवहारिक हो जा रहा है बहुत बार। जो बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक याद रखिएगा, संबंधित समस्याएं आती है जिससे कि मजदूर वर्ग हैं खास के, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। मनरेगा के जो मजदूर हैं और भी समस्या आ रही है। अगला आर्टिकल जो है वो असम मठ, जिसे कहा जाता है बता द्रवा मठ। ठीक है, बता द्रवा मठ क्यों है इंपॉर्टेंट? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो संत सुधारक थे श्रीमंत शंकरदेव, जो नव वैष्णववाद के प्रचार कर रहे थे इस क्षेत्र में, तो वहाँ का जन्म स्थान था बटा द्रवाबास। इसी के लिए यहाँ पे असम के जो सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इस क्षेत्र को एक रिंग के द्वारा, ठीक है, उसको संरक्षित किया जाएगा स्थानीय लोगों के लिए, इंडिजिनस पीपल्स के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है, ये जो है एडिटोरियल में है, जिसमें एक साथ एक चुनाव मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए केवल राष्ट्रपति प्रणाली, जो हमारा भारत का संसदीय प्रणाली है, उसको प्रतिस्थापित करने की बात कर रहे हैं राइटर। तो देख लेंगे इसको भी विस्तार से कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इनके पॉइंट्स है। तो ये एडिटोरियल में है। अगला आर्टिकल जो है वो एक आर्थिक गलियारा, इजराइल लिंक और भू राजनीति, मतलब कि इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, तो इससे संबंधित जो वार्ता हो रही है G20 में, इसे आगे बढ़ाने की बात की गई, जिसमें यूएसए इसका सपोर्ट कर रहा है। परंतु यहाँ पे मैटर इजराइल का आ रहा है। इजराइल, सऊदी अरब और इजराइल के साथ फिलिस्तीन। तो ये सारे मुद्दों को हम लोग विस्तार डिस्कस करेंगे और ये एडिटोरियल में है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है बैंस्को। बैंस्को कहाँ है? बैंस्को बुल्गारिया का एक शहर है, दक्षिण पश्चिम बुल्गारिया का एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे ये पिरिन पर्वत है जिसके तलहटी में ये बैंस्की है। ठीक है, याद रखिएगा बैंस्को। तो बुल्गारिया जो है वो दक्षिण पूर्व, मतलब कि अगर इस तरह से हम लोग मैप बनाए तो यहाँ पे इस लोकेशन में है और यहाँ पे ब्लैक सी भी है बगल में। तो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित देश है जिसकी राजधानी सोफिया है। देश की सीमाएं उत्तर में रोमानिया है, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया है, दक्षिण में ग्रीस और तुर्की है और पूरब में देखा जाए तो ब्लैक सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे एक और मुख्य बातें हैं, 2004 में नाटो का सदस्य बना बुल्गारिया। ठीक है, उसके बाद 2007 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना। अब आगे देख लेते हैं इसको मैप में। ये है बुल्गारिया का मैप। ठीक है, यहाँ सोफिया इसकी राजधानी है, याद रखिएगा सोफिया। इसके वेस्ट में जो है सर्बिया है और मैसेडोनिया है, दक्षिण में ग्रीस है और तुर्की है, यहाँ पे ईस्ट में ब्लैक सी है और नॉर्थ में रोमानिया है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब अगला मैप देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः डेन्यूब रिवर की बात की गई है। डेन्यूब रिवर बुल्गारिया से गुजरती है। उसके बाद मारिका रिवर, ये दोनों रिवर याद रखिएगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, सारी चीजें सेम ही है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत का जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, इसमें आधार की जो व्यवहारिकता है वो कम हो जा रही है, अनरिलायबल हो जा रहा है, ऐसा रेटिंग एजेंसी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो अमाइड इंडियाज डिजिटल इंफ्रापुश, मूडी द्वारा कहा गया। मूडी कौन है? तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर द्वारा कहा जाता है भारत के डिजिटल इंफ्रापुश के बीच मूडीज का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी प्रोग्राम अक्सर, यहाँ पे मेनली जो बात की जा रही है ना, जो आधार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं गोपनीयता की। ठीक है, गोपनीयता के खासकर जो हमारे पर्सनल डेटा से संबंधित, जो बहुत से कंपनियां अब आधार को मैंडेटरी कर दी है, तो डेटा का हेरफेर किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। तो इसके लिए ये बात कर रहे हैं सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी, मतलब कि SSI। इसमें क्या होगा कि हम अपने पर्सनल डेटा का कंट्रोल खुद कर पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कहाँ यूज हो रहा है। इसी की बातें की जा रही है। और जो SSI है ये बहुत से विदेशी कंट्रियों में यूज भी हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि यह जो आधार है हमारा वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन ह्यूमिड कंडीशन के लिए अनरिलायबल है।
तो वैश्विक रेटिंग प्रमुख मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के आधार कार्यक्रम जैसी केंद्रीकृत पहचान प्रणालियों में सुरक्षा और गोपनीयता, ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा और गोपनीयता दोनों की समस्याओं को उजागर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है सर्विस डिनाई हो जाता है, बहुत बार इसका सर्विस नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारा बहुत से स्थान पे बायोमेट्रिक काम नहीं करता है। और आर्द्र परिस्थितियों में यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन ह्यूमिड कंडीशंस इन अनरिलायबल। तो बार बार इस बात को यहाँ पे मूडीज द्वारा कहा गया है कि भारत का जो ह्यूमिड कंडीशन है वो अव्यावहारिक है बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं कि आधार प्रणाली फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग, जो हमारा फिंगरप्रिंट है या आइरिस स्कैन है या फिर ओटीपी जिसको वन टाइम पासवर्ड भी कहा जाता है, जैसी विकल्पों के माध्यम से हम लोग वेरिफिकेशन के साथ सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं भी सामने आती है जिसमें प्राधिकरण स्थापित करने का बोझ और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं शामिल हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, UIDAI, जिसके द्वारा आधार को संचालित किया जा रहा है, आधार का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है हाशिए पर मौजूद समूहों को एकीकृत करना और जो हमारे सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लाभ सुनिश्चित करना, खासकर गरीब लोगों के लिए। इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप जो बहुत बार क्या होता है कि एक्सेस ही नहीं मिल पाता है, सर्विस डिनाई हो जाता है और रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक स्पेशली फॉर मैनुअल वर्कर्स, मतलब कि जो लोग वर्कर्स हैं जो बाहर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो मेनली क्या होता है उनके हाथों की बहुत तरह कट लग जाते हैं जिससे कि बायोमेट्रिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और विशेष रूप में जो गर्मी के स्थान है भारत में, गर्म और आर्द्र जलवायु से संबंधित है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पसीना होता है जिससे कि बायोमेट्रिक काम करना बंद कर देता है। तो इन्हीं बातों को उजागर करते हैं राइटर। आधिकारिक कल्याण योजना के लाभार्थियों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात की जा रही है कि इसमें भी समस्या आ जाती है। उसके बाद मनरेगा के तहत, यहाँ पे मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य करने के निर्देश के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी की इस तरह की टिप्पणी उजागर की गई है, जिससे कि कहा जा सके कि बहुत बार इन मजदूरों को उनके हक का भी पैसा नहीं मिल पाता है। तो आधार आधारित जो भुगतान प्रणाली है, पिछले महीने सरकार ने मनरेगा के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली पर कुछ दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब जो समय सीमा है इसको चेक करने का आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ये 5 बार के लिए बढ़ा दिया गया है, ये 31 दिसंबर तक किया गया है। ठीक है, इस साल के। तो रेटिंग एजेंसी ने आधार और नए क्रिप्टो आधारित डिजिटल पहचान टोकन, जिसे वर्ल्ड लाइन, इसी का प्रमोट कर रहा है रेटिंग एजेंसी, जो विदेशी देशों में बहुत जगह पश्चिमी देश इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यह है जो प्राइवेसी, गोपनीयता को सुनिश्चित कर रहा है और जो हमारा जो पर्सनल डेटा है ये इसके आधार पे, जैसे सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी SSI के द्वारा पे क्लियर लिखा गया है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर पर्सनल डेटा एंड ऑनलाइन आइडेंटिटी। इससे पता चलेगा कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कहाँ यूज हो रहा है और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी की बात की जा रही है, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स, DIDs, इसी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ही इसी को वर्ल्ड लाइन कहा गया। को दुनिया में 2 डिजिटल ID सिस्टम कहा गया है जो अपने पैमाने और नवाचार की सीमा के कारण खड़े हैं। हालांकि मूडीज ने यह भी कहा कि उन्होंने विशेष रूप से गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में जांच भी की है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आधार जैसी ID प्रणाली विशिष्ट संस्थानों के साथ संवेदनशील जानकारी की एकाग्रता और डेटा उल्लंघन के जोखिम भी बढ़ा देती है। तो बहुत से जो संस्थान है, बहुत सी कंपनियां हैं, वो डेटा को एकत्रित करके विदेशों को भेज रही है, जिससे कि भारत की सॉवरेनिटी भी प्रभावित हो रही है, संप्रभुता भी प्रभावित हो रही है और डेटा का उल्लंघन भी हो रहा है। तो इसके लिए कहा जाता है मूडीज के द्वारा कि ब्लॉकचेन क्षमताओं के आधार पर डिजिटल वॉलेट जैसे विकेंद्रीकरण ID सिस्टम के लिए एक तालमेल बनाई है, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और उसका निजी डेटा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करता है। इसी की यहाँ पे विकल्प दे रहे हैं। तो दो बातें याद रखिएगा, एक वर्ल्ड लाइन और दूसरा डिजिटल वॉलेट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहते हैं राइटर, एजेंसी ने कैटलोनिया, ये कंट्रीज में इसका उपयोग किया गया है SSI के द्वारा। ठीक है, तो कैटलोनिया, अजरबैजान और एस्टोनिया में ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम का उपयोग करने वाले सफल कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कहा गया कि हाल के वर्षों में आधार जैसी जो केंद्रित ID प्रणाली थी उसमें बहुत सी समस्याएं इन देशों में भी आई, तो इसको प्रतिस्थापित कर लिया गया। इसके आधार पे स्पॉटलाइट ID को हस्तांतरित किया गया, जो कि डिजिटल पहचान जारी करता है।
तो एस्टोनिया जो अपनी पूरी तरह से डिजिटलीकृत सार्वजनिक सेवाओं के लिए जाना जाता है, जिसने नागरिकों को उनकी डिजिटल पहचान पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने के लिए एसएसआई, जो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे, एसएसआई को लाने की बात की है। तो एसएसआई क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी को कौन देखता है और उसका उपयोग कैसे कर रहा है। तो यह एक केंद्रीकृत प्रणाली में एक एकल इकाई जैसे कि बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सरकारी मतदाता सूची उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी साख और ऑनलाइन संसाधनों तक उसकी पहुंच को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। वह इकाई उपयोगकर्ता के पहचान डेटा, नाम, पता और सामाजिक सुरक्षा नंबर, उदाहरण के लिए आंतरिक या तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी जो होते हैं, उसके प्रोफाइल उद्देश्य के लिए निपटान कर सकता है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे सिस्टम जो है वो उपयोगकर्ताओं को कम से कम व्यक्तिगत डेटा का समस्या उत्पन्न करेगा, उनके जो धोखाधड़ी हो रही है उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी एसएसआई के द्वारा। तो अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि असम के सीएम ने कहा है कि असम मठ मतलब कि बता द्रव, याद रखिएगा, बता द्रव मठ जो असम में है कि आसपास की भूमि स्थानीय लोग मतलब इंडिजिनस लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी, ऐसा असम के सीएम के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बता द्रव कहाँ था? तो बता द्रव देखिए 15 से 16वें सेंचुरी के समय में एक सेंट रिफॉर्मर जो थे श्रीमंता शंकरदेव, याद रखिएगा, श्रीमंत शंकरदेव ने वहां पे नव वैष्णववाद का प्रचार किया था। इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बता द्रव जो है वो कहाँ पे है? 130 किलोमीटर गुवाहाटी के पूरब में। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। इस क्षेत्र में यहाँ पे एक रिंग बनाने की बात की जा रही है। हम लोग फिगर में देख लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे ही जो संत थे वो निवास किए थे बहुत समय तक। तो यहाँ पे एक रिंग बनाने की बात की जा रही है जो सिर्फ इंडिजिनस स्थानीय लोगों के लिए हो। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही बता द्रवा थाना, जो एक मठ के साथ पवित्र स्थान है, के चारों ओर 8 किलोमीटर के दायरे में एक सुरक्षात्मक घेरा के लिए एक कानून लेकर आएंगे। तो सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के भीतरी भूमि में केवल, याद रखिएगा, ये वहाँ का स्थानीय जाति है, खिलौंजिया स्वदेशी लोगों के लिए संरक्षित किया जाएगा। वह रविवार को संत सुधारक की 575वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में बोले। फिर नव वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए बता द्रवा वही है यहाँ पे जो मूल्यांकन किया गया है। तो नव वैष्णववाद के अनुयायी जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग बता द्रवा के हैं, तो यही कहा जा रहा है कि नव वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए बता द्रवा उतना ही महत्व रखता है जितना कि रोमन कैथोलिकों के लिए वेटिकन सिटी, जो कि होली सिटी भी कहा जाता है। तो इस मठ और 912 अन्य भूमि को में लिए चुनावी वादा था कि चुनाव से पहले भी भाजपा द्वारा कहा गया था और ये इसको पूरा कर रहा है। जैसा कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इसका जो घोषणा किया था वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और 22 करोड़ आवंटित किया गया था इस परियोजना में। ठीक है, और एक बात कही जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, इसमें कुल 21 स्थानों को विकसित करने और सौंदर्यीकरण करने का भी निर्णय लिया गया है, जहां श्रीमंत शंकरदेव अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक रात भी रुके थे। तो 21 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिसको सौंदर्यीकरण करना है, सुंदर बनाना है। यहाँ पे इन स्थानों पर एक आधुनिक नाम घर मतलब प्रार्थना कक्ष होगा और 15 दिवसीय सर्किट इन 21 स्थानों को छुएगा। तो पुनर्विकास परियोजना में एक पार्क, एक सभागार और एक पर्यटन गेस्ट हाउस भी शामिल होगा। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें एक साथ चुनाव कराने की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें राइटर द्वारा कहा जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था जो ही वर्तमान में भारत का जो संसदीय प्रणाली है उससे संभव नहीं है। भारत में अगर राष्ट्रपति प्रणाली को ले आया जाए तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन को सक्षम बनाया जा सकता है। इसी बारे में राइटर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में एक नया प्रयास किया जा रहा है, जिसका अर्थ यह होगा कि सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ होंगे, ऐसा सोचा जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। इसके जांच के लिए एक समिति भी बनाई गई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी इसका निर्णय भी नहीं आया है और बहुत सी समस्याएं इंगित की जा चुकी है। तो यहाँ पे राइटर द्वारा कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कई राज्यों में विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने की आवश्यकता होगी, जिसकी इसमें मुख्य समस्या जो है कि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिसका चुनाव भी 5-6 महीने पहले हुआ है और उसका क्या होता है कि पहली बैठक से, ठीक है, पहली बैठक से 5 वर्षों तक
उसका कार्यकाल होता है। तो अचानक से अभी जो हमारा आम चुनाव होने वाला है लोकसभा के लिए, तो तुरंत उसका जो है टेन्यूर समाप्त नहीं हो पाएगा ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने में एक गहरी समस्या है भारत के लोकतंत्र की वर्तमान संसदीय प्रणाली, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चूंकि सरकार का अस्तित्व सदन के बहुमत के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा विश्वास बहुमत। ठीक है, तो बहुमत के विश्वास पर निर्भर करता है। पार्टियों में विभाजन, दल बदल के कारण बहुमत जो होता है वो मध्यावधि में बदल भी सकता है। जब विश्वास प्रस्ताव आ जाता है और अगर पारित हो गया विश्वास प्रस्ताव तो सत्तारूढ़ सरकार गिर जाती है। उस समय क्या होगा, जिससे कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव में आप मध्यावधि चुनाव नहीं करा सकते, तो यही बातें यहाँ पे की जा रही है कि एक साथ एक चुनाव में आप मिडिल टर्म इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इसके क्या उपाय है, या तो सदन का विश्वास खो चुके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो अल्पमत सरकार है, जो विपक्ष सरकार है, उसको शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शासन किया जाए। ठीक है, उसको सत्ता हस्तांतरित किया जाए। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद मेरे विचार में ये दोनों जो विकल्प है वो अलोकतांत्रिक है। पहला जो राष्ट्रपति शासन, या फिर दूसरा जो विपक्ष है उसको सत्ता हस्तांतरित किया जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है राइटर के द्वारा क्योंकि ये जो सभी लोग चुने के आए हैं वो जनता के विश्वास से चुन के आए हैं और यह संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र के सार को नष्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिस विल डिफीट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसलिए राइटर का विचार है कि एक राष्ट्र एक चुनाव तभी संभव हो सकता है जब भारत में राष्ट्रपति प्रणाली आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि वन नेशन वन पोल इज पॉसिबल ओनली इफ वी स्विच टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय अ डायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि जब हम राष्ट्रपति स्वरूप को प्रतिस्थापित कर देंगे संसदीय स्वरूप से, तो जहां सरकार सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा चलाई जाएगी, जिसे सदन के बहुमत के विश्वास की आवश्यकता नहीं होगी। और अमेरिका जैसे देश ऐसा ही कर रहे हैं। उन देशों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उत्तराधिकारी की एक स्पष्ट रूपरेखा है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पे आ जाएगा उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति की मध्यावधि में मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा और उसके बाद अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसी राष्ट्रपति प्रणाली में लोकतंत्र के सार में समझौता किए बिना एक राष्ट्र और एक चुनाव संभव हो सकते हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। इसमें कहा जाता है एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे की जांच विधि द्वारा की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता की जा रही है पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें निष्कर्ष दिया गया कि संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता होगी जब हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहेंगे। तो इसमें सुझाव दिया गया उस समिति के द्वारा कि एक राष्ट्र एक चुनाव संसदीय लोकतंत्र में भी यह सुनिश्चित करके हो सकता है कि जब कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सदन के बहुमत का विश्वास खो देती है तो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव के साथ होना चाहिए कि वैकल्पिक सरकार में, तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, जब कोई पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है मतलब कि यहाँ पे इसने अपना विश्वास खो दिया है सदन में, तो जो विपक्ष पार्टी है उस पर तुरंत उसी के साथ विश्वास प्रस्ताव लेके आया जाए और उसको सत्ता हस्तांतरित किया जाए, ये सुझाव दिया जा रहा है। तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई ना कोई सरकार शेष कार्यकाल तक बनी रहेगी। हालांकि यहाँ समस्या यह है कि विधायकों को वैकल्पिक सरकार पर भरोसा नहीं होगा। यदि उन्हें लगता है कि सदन के पर्याप्त संख्या में सदस्यों ने लोगों का विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार के बारे में लोगों की जो इच्छा होगी केवल नए चुनाव से निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे जो समिति गठित की है उसके द्वारा कहा गया है, एक अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव का एक विकल्प दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग इस पे सहमत नहीं है और कहते हैं ये एक लोकतंत्र है और अगर एक बार विश्वास खो दे तो फिर से जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। यदि कोई यह प्रावधान करता है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ वैश्विक सरकार का विश्वास प्रस्ताव भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है, इफ वन प्रोवाइड दैट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी accompanied by a confidence motion। ठीक है, यही बातें की जा रही है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव की मुख्य बातें हैं।
तो हमारे सामने एक ऐसी सरकार के बने रहने की स्थिति हो सकती है जो प्रभावी रूप से अधिकांश सदस्यों का विश्वास खो चुकी है। वह कानून या यहाँ तक कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में भी पर्याप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो विश्वास खो चुकी है, जिसके कारण इट विल नॉट बी एबल टू पास legislation or even money bill and financial bill without which it will become difficult to run the government। मतलब कि अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी पास नहीं हो पाएंगे संसद में, जिसके बिना सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र को जारी रखते हैं तो ये सुझाव ही अव्यावहारिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ संशोधन की बात भी राइटर कहते हैं, नीड्स फॉर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स। यहाँ पे क्लियर कहा गया है, जैसे कि पार्ट 5 द यूनियन मतलब संघ के पहले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव विधायिका में आर्टिकल 52 से 78 तक संशोधन होगा। उसके बाद चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर्स में विधायिका के शक्तियों में। उसके बाद पार्ट 4 में भी प्रॉब्लम है जैसे स्टेट्स, पार्ट 6 में भी प्रॉब्लम है जैसे स्टेट। तो राज्य है उससे संबंधित बहुत से संशोधन किए जाएंगे, जिसमें आर्टिकल 153 से 167। उसके बाद चैप्टर 4 में विधायिका के पावर जो संबंधित है राज्यपाल से। तो ये सारी संबंधित शक्तियां जो है वो परिवर्तित किए जाएंगे, चाहे वो संघ के कार्यपालिका हो, राज्य के कार्यपालिका हो, या फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हो और या राज्यपाल की विधायी शक्तियां हो। ये सारी चीजों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जब हम लोग राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जाएंगे, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर जाएंगे। तो ऐसी बातें की जा रही है राइटर द्वारा। फिर राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत के लिए जो हमारा प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके बाद प्रोविजनल रिलेटेड टू द लाइन ऑफ सक्सेशन, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की शक्तियों और उत्तराधिकारी की रेखा से संबंधित प्रावधानों से संबंधित संविधान के भीतर बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित करना होगा और शामिल करना होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र जो है, अब ये मुद्दा आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर का भी मुद्दा यहाँ पे सामने आ जाता है। तो यहाँ पे टेन्योर का बात हो रहा था, यहाँ पे विश्वास अविश्वास का बात हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है हमारा, संसदीय लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के मुद्दे पर जब हमारा संविधान बना था उसी समय संविधान निर्माताओं ने इस बात पे बहुत बहस की थी कि हमारा जो शासन होगा वो संसदीय व्यवस्था पे निर्धारित होगा या राष्ट्रपति शासन पे। लेकिन इस पे बहुत ही गहन चर्चा हुई और उसके बाद अच्छे कारणों से उन्होंने भारत में जैसे बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली को अपनाना सही समझा गया उस समय संविधान निर्माताओं द्वारा। तो हालांकि मेरे विचार में यह अभी भी संसदीय प्रणाली को बुनियादी ढांचे के हिस्सा नहीं बनाता है। मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि जो लोकतंत्र के सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए हमें संसदीय व्यवस्था ही होने चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री ही नहीं होने चाहिए, जरूरी नहीं है। यूएसए जैसे देश जहाँ पे ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है और वहां भी लोकतंत्र स्थापित है, यही बातें यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें कह रही, कुछ लोग ये भी लगता है कि राष्ट्रपति प्रणाली किसी संघीय देश के प्रतिकूल है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, राइटर कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति प्रणाली जो है किसी संघीय देश के लिए प्रतिकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय देश है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और वो ग्लोबल हेड है, जिसके राज्यों को राष्ट्रपति के रूप में विशाल शक्तियां प्राप्त है। राज्यों या सरकार के निचले स्तरों जैसे कि नगर पालिका जो हमारा पंचायती राज है और पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि वो राष्ट्रपति प्रणाली है, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इससे पंचायती सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार की शक्तियां कई विधायकों के हाथों में के बजाय एक सीधे निर्वाचित व्यक्ति में केंद्रित होती है, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो या राज्य का राज्यपाल। संभावित यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के बजाय संसदीय प्रणाली को चुना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कार्यकारी शक्तियां अकेले एक व्यक्ति के हाथों में हो, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण जहां अनेक जाति, धर्म और भौगोलिक विविधता है, जिसके लिए यहाँ पे प्रतिनिधित्व की विविधता भी आवश्यक थी। इसके लिए संसदीय व्यवस्था को चुना गया। तो हालांकि हमारी जो समझ है कि यह जो मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, अभी भी जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो
मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। मूल संरचना कैसे भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे सरकार कहते हैं, सरकार की चाल है, यहाँ पे राइटर द्वारा कहा जाता है कि सरकार की जो मुख्य चाल है यहाँ पे वो 5 राज्यों में चुनाव स्थगित कराना, जिसका अभी टेन्योर पूरा हो चुका है। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्थगित करा दिया जाए चुनाव, और पहले यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद आम चुनाव जब आए तो हम अपने पक्ष में वोटिंग करा दें। तो अनुच्छेद 172 में कहा गया कि किसी राज्य की विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 साल की उक्त अवधि की समाप्ति पर काम करेगी। यही बातें यहाँ पे की जा रही। तो शायद सत्ताधारी दल की यही चाह है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इन 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और फिर आम चुनाव तक विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को सरकार के आदेश पर राजी कर लिया जाए। तो सवाल यह है कि यह संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा राइटर कह रहे हैं कि इस तरह का जो कार्य करने की सोच है सत्तारूढ़ पार्टी की, तो यह संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं होगा। मेरे विचार में यह जरूर होगा। तो यह कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के चुनाव आयोग के पास विधानसभा के विघटन के बाद चुनाव कराने के लिए 6 महीने तक की छूट है। 2002 के विशेष मामले में ऐसा कहा गया है। उस छूट का उपयोग करने का औचित्य केवल क्योंकि एक समिति फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार कर रही है, और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इस प्रकार के अदालतों द्वारा इसे खारिज भी किया जा सकता है। ये थे पूरा का पूरा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बातें। तो जो बातें थी उसे याद रखिएगा। पहला टेन्योर से संबंधित था, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद तीसरा संशोधन से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद चौथा लोकतंत्र और बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। पांचवा जो हमारा भौगोलिक विविधता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स हमारा स्ट्रक्चर है, इसके कारण भी यहाँ पे संसदीय व्यवस्था होना आवश्यक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि कैसे हम लोग इस बातों को मेंस के आंसर में ला सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये है, इसमें कहा जाता है IMEC मतलब कि इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स। इसमें मेनली एक मुख्य बातें हैं कि जो भारत से अभी जा रहा है यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिससे मिड ईस्ट शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें सभी देशों को अभी G20 में बुलाया गया और G20 में बहुत ही ज़्यादा निर्णय भी हो गया इस बात पे। यूएसए इसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि यूएसए का भी वहाँ पे अस्तित्व और बेहतर हो जाएगा। परंतु यहाँ पे समस्या जो है वो सऊदी अरब और इजराइल की है, और इजराइल जो है समस्या है वो फिलिस्तीन से संबंधित है, 2 स्टेट पॉलिसी का संबंध है। तो जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या का समाधान नहीं होगा, इजराइल और सऊदी अरब का समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अगर ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो इजराइल से संबंध जो है वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे सुन्नी कंट्री से भी इसके संबंध बेहतर हो जाएंगे। तो यही बातें इस पूरे आर्टिकल में कही गई है, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन असाधारण रूप से बहुत ही बेहतर रहा, क्योंकि दुनिया जिन जटिल मुद्दों पर सामना कर रही थी उस पर यहाँ पे बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ, जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट द वर्ल्ड फेसेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड अंडर डेवलपमेंट, वेल्थ कंसेंट्रेशन, पॉवर्टी एंड मोस्ट क्रिटिकली फॉर आवर टाइम फॉलोइंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। मतलब कि जो लोकतांत्रिक मानदंड, यहाँ पे कहा जाता है जो दुनिया सबसे जटिल मुद्दों का सामना कर रही है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, अविकासशीलता, धन संकेंद्रण और गरीबी, और हमारे समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण गिरते लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति समूह का समिति, आर्थिक दृष्टिकोण और शांति के सिद्धांत, असाधारण रूप से इसका जो चर्चा हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा। तो इस साल सितंबर की शुरुआत में शिखर सम्मेलन में भारत की उल्लेखनीय सफलता को चीन के अलावा वैश्विक प्रेस ने G20 में, अभी G20 में एक नया सदस्य शामिल हो गया है, वो है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। G21 हो गया लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो गया। तो अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से जैसे जैव ईंधन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की एक ठोस पेशकश होगी, और जो भी भारत के द्वारा इंडिया यूरोप कॉरिडोर चलाया जा रहा है इसमें भी यूरोप सहयोग, इसमें भी अफ्रीका सहयोग करेगा। तो इसी में बात की जा रही है कि एशिया अफ्रीका गठबंधन के लिए पर्याप्त सहायता बढ़ाना और एक आर्थिक गलियारा जो एक महत्वाकांक्षी रेल शिपिंग लिंक एंड दिल्ली डिक्लेरेशन व्हिच वाज ए ज्वाइंटली स्टेटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। तो यही बातें की जा रही है जिसमें एशिया अफ्रीका एक
इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंडिया से, जिसमें वेस्ट एशिया भी शामिल होगा, यूरोप भी शामिल होगा। तो ये जो भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत ही बेहतर होगा और वहां पे विकास सुनिश्चित होगा। तो इसी पे एक और बात कही जा रही है, एक स्पष्ट दृश्य, अ कैंडिड व्यू। इसमें दिल्ली घोषणा नामांकन संयुक्त बयान पर कहा जाता है कि क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच चीन आ गया, तो यहाँ पे दोनों वर्ल्ड ग्लोबल हेड बनने की कोशिश करते हैं, यूएसए और चाइना। तो यूएसए तो पहले से ही ग्लोबल हेड है, लेकिन चाइना अव्यवहारिक तरीके से बहुत ज्यादा विस्तारवादी कार्य कर रहा है, जैसे कि वहां पे इसके पड़ोसी देश जो हैं लगातार परेशान रहते हैं उसके विस्तारवादी नीतियों से। भारत के साथ एलएसी का मैटर है, ठीक है। और भी जो मुद्दा है वो बहुत ही अव्यवहारिक है चीन का। तो यहाँ पे चीन के साथ जो है रूस भी अभी बेहतर संबंध कर लिया, जो यूएसए के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे यूएसए चाहता है कि जो इंडिया का जो अभी IMEC मतलब कि इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बना रहा है, जिससे कि मिड ईस्ट के क्षेत्र में जो भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा, उससे यूएसए इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि यूएस का भी अल्टीमेटली प्रभुत्व बढ़े। यहीं पे बात की जा रही है कि अभी हाल में जो G20 समिट हमारे देश में हुआ भारत में, यहाँ पे शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित रहे, फिर भी भारत को अभी भी घोषणा के लिए उसकी सहमति मिली, जो उपलब्धियों का सार है, जो हमें उपलब्धियां सुनिश्चित करती है। तो इसमें कहा जाता है अभी G20 का जो समिट हुआ उसमें यूक्रेन और रूस के मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई भी रूस का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो यही बातें कही जाती है, लेकिन सबसे साहसिक परिणाम यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से, अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये हमारा जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, जो मुंबई से होते हुए दो पोर्ट, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट जो है वो सी रूट है और बाकी जो है वो रेल रूट है, यहाँ पे भी सी रूट है, ठीक है। तो मुंबई से यूएई जाएगा, यहाँ पे 2 स्थान है, उसके बाद सऊदी अरब के 3 स्थान है, ठीक है, हरदा, रियाद और अल हदिया। उसके बाद इजराइल के एक यहाँ पे है, उसके बाद ग्रीस हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इंडिया से ग्रीस तक जाना है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो इसी में बातें की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसी में बातें की जा रही, कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भारत से यूरोप तक माल परिवहन के लिए जो रेलवे जहाज का लिंक बनाया जा रहा है, इससे अनेक देशों को फायदा हो सकता है। यही बातें की जा रही है यहाँ पे। ऐसी परियोजना भविष्य के लिए भू राजनीति को भी बदल सकता है। तथ्य यह है कि चीन की मेनली जो बात है, जो चीन का जो है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए ही अभी वर्तमान में इंडिया IMEC कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में इसे, जो हमारा IMEC कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है, तो वास्तव में एक बड़ा सौदा समझते हैं, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो वास्तव में इसे एक बहुत ही बड़ा सौदा समझ रहे हैं। इट्स अ रियल बिग डील, ऐसा यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा कहा है, जिसमें शामिल सभी लोगों और बाकी दुनिया के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह देखने में तत्परता दिखाई कि इजराइल के लिए इस तरह की परियोजना का हिस्सा बनना बहुत ही उत्सुक है। तो यहाँ पे इजराइल हैज बीन वेरी एनर्जेटिक एंड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट, मतलब कि इजराइल भी बहुत ज्यादा उत्सुक है। दिलचस्प बात यह है कि बयान में श्री नेतन्याहू ने यूएसए के राष्ट्रपति को भी धन्यवाद किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया, जिससे इजराइल अपने सभी कौशल और समर्थन प्रदान कर सके। तो नेतन्याहू को उसकी घरेलू राजनीति और अमेरिका की विदेश नीति, जो बहुत समय से इजराइल और यूएसए के बीच में संबंध खराब थे, लेकिन अभी संबंध अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बहुत समय से जो विदेश नीतियां थी वो दोनों देशों की प्रभावित थी, जिससे कि उनके लक्ष्य जो थे विदेशी नीतियों में वो लंबे समय से ध्यान नहीं दे रहे थे और राजनीतिक उपलब्धियों से प्रतिबंधित थे। तो इस कारण जब दोनों का संबंध बेहतर हो गया है, तो अभी दोनों मिलके बहुत जगह अच्छे कार्य कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पे जो राजनीतिक परिस्थितियां उसको बदल सकते हैं। तो इस आर्थिक गलियारे को मूर्त रूप देने के लिए सबसे मुख्य बातें हैं यहाँ पे सऊदी अरब और इजराइल, ठीक है। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध को बेहतर करना सबसे पूर्व शर्त है, मुख्य बातें हैं, ठीक है, प्री कंडीशन है। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि G20 पर अपनी रिपोर्ट में अरब न्यूज ने पाया कि भारत के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अभूतपूर्व, जितने भी G20 नेताओं में भारत की अध्यक्षता में मैक्सिमम
मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को बुलाया गया। तो भारत ने समूह के प्रमुख शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए सबसे अधिक मध्य पूर्व देशों को आमंत्रित किया, जिससे G20 के इतिहास में एक मिसाल कायम किया। किसी को आश्चर्य होता है कि इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक साझेदार इजराइल को ऐसा निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। तो मेजबान के रूप में भारत ने 9 गैर सदस्य देशों जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यह तब और भी हैरान करने वाली बात थी जब उसी शिखर सम्मेलन में आर्थिक गलियारा, जो हमारा डिस्कशन हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि इजराइल एक मुख्य मुद्दा है, फिर भी इजराइल को आमंत्रित नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण राइटर जो बताते हैं कि सऊदी अरब से उसकी समस्याएं न उत्पन्न हो जाए, इसलिए दोनों आमने सामने न आ जाए, इसके लिए इजराइल को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। तो श्री मोदी और श्री नेतन्याहू के बीच बेहतर संबंध भी है। शायद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और श्री नेतन्याहू के बीच मुलाकात जैसे कारक असंभव हो सकते थे जब तक कि राजनीतिक सामान्यीकरण न हो, जब दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो। तो इसके लिए है नेतन्याहू को, जो इजराइल है, उसको आमंत्रित नहीं किया गया भारत के द्वारा। तो यहाँ पे शांति के लिए, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक पुश की आवश्यकता है। तो सऊदी अरब इजराइल का राजनीतिक बहिष्कार खत्म करने को तैयार है, ये दोनों अपने संबंध को सुधारने के लिए तैयार है। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक रूप से बोलने वाले। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही है कि अगर सऊदी अरब से इजराइल के संबंध सुधर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे सुन्नी कंट्री भी अपने संबंध बेहतर कर लेंगे। यही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इस तरह के बदलाव के लिए सऊदी अरब की जो मांग है वो इजराइल 2 स्टेट समाधान, जिससे फिलिस्तीनी लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, इसको सुनिश्चित करे, तभी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बेहतर संबंध होंगे। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर सऊदी अरब, अरब लीग और यूरोपियन संघ के साथ साझेदारी में इजराइल और फिलिस्तीनी नेताओं को समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, तो यहाँ पे ये दोनों को समझौता करने के लिए ऑलरेडी आगे आ रहे हैं सऊदी अरब और अरब लीग, ठीक है, और यूरोपियन कंट्री, जिससे कि इजराइल और फिलिस्तीन देशों के बीच में समझौता हो सके। इसके लिए शांति दिवस का प्रयास किया गया, जिसमें मिस्र और जॉर्डन भी एक साथ शामिल थे। तो इजराइल फिलिस्तीन शांति एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और दोनों पक्षों में चरमपंथ के उदय को देखते हुए यह भी असंभव प्रतीत हो रहा है। अगर यह असंभव हो गया तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी संबंध बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसी से बचते हुए भारत ने भी इजराइल को थोड़ा शांत रखा है, नहीं बुलाया G20 में। ठीक है, तो इसके लिए यूएसए के साथ भी मध्यस्थता कर रहा है, यूएसए भी मध्यस्थता करा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। और सबसे ज्यादा बड़ा गलती तो यूएसए ही कर दिया उस समय जिसमें इजराइल ने अपनी राजधानी बदली थी। अगर उस समय ही समझाया जाता तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो उसी समय शांत हो गया होता। तो यूएसए तो लगातार अपने मौके ढूंढते हैं और अपने फायदे के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है अन्य मुसलमानों के बीच सुचारू रूप से चलने के लिए विचार विमर्श करने में रुचि रखता है। और जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है उसमें आर्थिक गलियारों के लिए ऐसा होने से इनकार कर सकता है अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बेहतर संबंध नहीं होते। और ये इंटरकनेक्टेड है इजराइल और सऊदी अरब, और इजराइल और सऊदी अरब मेरा जो भारत का इंडिया मिड ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, इसका मुख्य देश है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि इन लोगों के बीच में संबंध बेहतर हो जाए, जिससे कि हमारा जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व है और बेहतर करने में मौका मिल सके और हमारा जो कॉरिडोर है वो हमारे व्यापार के विकास के लिए और बेहतर हो सके। तो यही सारे बातें थी जो इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण थे। तो आज के द हिंदू में बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।